Hello dear guys, good morning to all of you. I am Philip Ashok Solo, my dear guys. Today it's a burning topic I am going to discuss before you. Okay, my dear guys, as last day I saw several captions on the base of analytical which I asked in different examinations concerning a statue of unity concerning to Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, my dear guys, in this episode you can learn each and everything concerning a full-fledged concept on the base of a statue of unity, because we know very well that a statue of unity it has made a historical event in all over the world. Okay, because it also defeated, like if I'm talking about a statue of liberty, if I'm talking about a spring temple of Buddha, if I'm talking about the Christ, the Redeemer. Okay, all of the statues which are made earlier and which were famously known to be the statue, and for historical event, for historical background, different types of issues have been mentioned with those statues. Okay, now all have defeated with this statue of unity which has been made in the name, in the anniversary as a memory of the Sardar Vallabhbhai Patel in गुजरात. माय डियर गाइस, तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी जो हमारी ज़रूरत हैं, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वे सारे डिस्कस करेंगे. तो वी नो वेरी वेल अबाउट द सरदार वल्लभभाई पटेल. सरदार वल्लभभाई पटेल was the first deputy prime minister of India, as well as he was the first home minister of India. Is it okay? And he also served our country as a prime minister, deputy prime minister, as well as home affairs ministry he also conduct in our country. And actually my dear guys, we have to know, हमें पता होना चाहिए कि several provinces, several part of our country वो under the British government, okay, जो ब्रिटिश सरकार के अंदर थी, those were always grasped by, we can say, as per the administrations, as per the political agenda and different issues we Mr. Sardar Vallabhbhai Patel utilized in that period, and finally he grasped all of the frontier of our country and finally accumulated with our nations. ठीक है, तो भिन्न भिन्न जो क्षेत्र थे, जो कुछ अंग्रेजों के, तो कुछ आप कह सकते हैं डच के, भिन्न भिन्न क्षेत्र जो उनके हाथों में, तो वो सभी को, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि की बात करते हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टि की बात करते हैं, भिन्न भिन्न कह सकते हैं दृष्टि से उन्होंने देश के साथ उसको मिलाने का कार्य किया. जैसा कि हम लोग हैदराबाद के निजाम के बारे में जानते हैं. हैदराबाद भी हमारा क्षेत्र पहले एक स्वतंत्र निकाय के रूप में जाना जा रहा था, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के क्षेत्र नहीं थे. लेकिन फाइनली आफ्टर वी कैन से कंपेलिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस एंड पुलिस फोर्सेस फाइनली एग्रीड टू एमलगेमेट विथ आवर कंट्री. तो अंततः वो भारत के साथ मिलने के लिए उन्होंने आ गए. ठीक है, तो माय डियर गाइज, तो if I'm talking about the Statue of Unity, the Statue of Unity it is not first period. Okay, तो यह कोई नया टाइम नहीं है, बल्कि it was commenced and established by whenever नरेंद्र मोदी was the CM of गुजरात in 2013. तो जब 2013 में नरेंद्र मोदी वहाँ के सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने सबसे पहले ऑन 17 अक्टूबर 2013 इन ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले अनाउंस किए थे कि मैं गुजरात में एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहा हूँ. ठीक है, उस प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम दिया था गुजरात ट्रिब्यूट्स टू द नेशन. गुजरात ट्रिब्यूट्स टू द नेशन. अब गुजरात ट्रिब्यूट्स टू द नेशन के आधार पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, एंड फाइनली इट इज़ फेमसली नोन इवन टुडे एज अ स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको आज हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में जानते हैं. ठीक है, माय डियर गाइस, हमें पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो उन्होंने उस समय गुजरात ट्रिब्यूट टू द नेशन जो उन्होंने स्कीम लॉन्च किए, उस समय स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए उन्होंने एक ऑफिशियली, आप कह सकते हैं, एक ट्रस्ट का भी उन्होंने निर्माण किया. दैट वाज नेम एज SVPRET. तो उस समय उसका नाम दिया गया SVPRET. अब इसका उद्देश्य भी हम बताऊंगा. तो SVPRET आखिर है क्या? SVPRET का फुल फॉर्म होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट. ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट. इट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. तो यह एक हमारा स्पेशल कह सकते हैं पर्पस ट्रस्ट है, एक व्हीकल है जो गुजरात की सरकार के द्वारा इसको स्थापना किया गया. ठीक है, और स्थापना क्यों किया गया? फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन. तो इसकी स्थापना करने के लिए, इसकी पूर्ण रूप से एक कह सकते हैं जो
एक क्षेत्र, इसका एक बनावट जो होती है, संरचना स्ट्रक्चर जो होती है उसको डेवलप करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। इज इट ओके? अब हम बात करेंगे आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे हम थोड़ा सा सरकारी गवर्नमेंटल आपको रिपोर्ट बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये रिपोर्ट में क्या कहते थे, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट ऑन द बेस ऑफ SVPRET, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू नो द आयरन नीडेड। जब स्टेचू का निर्माण हो रहा था तो उस समय सबसे ज्यादा कह सकते लोहा, ठीक है, लोहा की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। एंड अदर स्ट्रक्चर वाज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ विलेज ऑल अराउंड इंडिया। उसमें क्या हुआ कि भारत के जितने भी किसान थे उनके पास जो हल के जो आगे वाला लोहा वाला पार्ट होता उसको कलेक्शन करने का काम किया जा रहा था, ठीक है। और ये जो कलेक्शन की जो कार्य हो रही थी इन अ फॉर्म ऑफ द डोनेशंस ऑफ दियर यूज्ड फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और जो भी किसानों के द्वारा भारत के सभी किसानों से लोहा जो एकत्रित किए जा रहे थे, पूरे घर से जो एकत्रित किया था, ये पूरा का पूरा ये सब जो थी ये सारे को कंट्रोल करने वाला था यही सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। सेटअप 36 ऑफिस अक्रॉस इंडिया। जो सरदार SVPRET की जो हमने चर्चा की, यह पूरे भारत में 36 ऑफिसेस खोल चुकी थी। किस लिए? लोहा को कलेक्शन करने के, लोहा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो आयरन को कलेक्ट कर सके एंड ऑल्सो मेड एन इंस्ट्रूमेंट, जिसके द्वारा वो इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं। वेयर इन आवर अबाउट 5 लाख ओके इंडियन फार्मर्स वर एक्सपेक्टेड टू डोनेट, जिसमें लगभग 5 लाख भारतीयों ने इसमें लगभग लोहा को कंट्रीब्यूट किया, लोहा डोनेट किया, जिससे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। माय डियर गाइस, फर्दर वी हैव टू नो अबाउट द ड्राइवर वाज नेम्ड एज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मोमेंट। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस चल रही थी, लोहा कलेक्शन करने की जो प्रक्रिया SVPRET के द्वारा चल रहा था, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को, ये पूरी सिस्टम को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कंपैक्ट नाम दिया गया। यानी यह एक आंदोलन का रूप हो गया था। मतलब कह सकते हैं कि भारत के लगभग हर क्षेत्रों में लोहा के जिस तरह से इकट्ठा किए जा रहे थे, यह एक आंदोलन के फॉर्म हो गए थे और पीपल वर इनर्जेटिकली पार्टिसिपेटेड टू कंट्रीब्यूट एंड टू डोनेट दियर आयरन्स फ्रॉम दियर इंडिजिनस होम, ठीक है। और वे अपने घर से लोहा डोनेट करने में बहुत आगे भी आ रहे थे। एंड देयर वाज टू बी 3 months लॉन्ग नेशन वाइड कैंपेन। यह लगभग 3 महीना तक पूरे भारत में यह जो था एक आंदोलन का रूप चलते गया। टू कलेक्ट आयरन पीसेस फ्रॉम द 6 लाख विलेजेस, और लगभग 6 लाख घरों से आयरन लोहा के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े को एकत्रित किया गया, ठीक है। टू कलेक्ट फ्रॉम 6 लाख विलेजेस टू बिल्ड द स्टेचू। और इस स्टेचू को निर्माण करने में लगभग 6 लाख कहा जाता है कि गांवों से लोहा को एकत्रित की गई और अंततः स्टेचू ऑफ यूनिटी का एक रूप दिया गया। माय डियर गाइस, during this period over 5,000 metric tons of iron were collected। लगभग इस पूरे आंदोलन के दौरान लगभग 5,000 मीट्रिक टन लोहा इकट्ठा किया गया। Although it was initially around that the iron collected will be used for the main statue, और अंततः मेन स्टेचू का निर्माण करने की जो बात हो रही थी उसके लिए लोहा का एकत्रित एक जगह कर लिया गया। माय डियर गाइज, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। अब देखिए, जैसा कि यदि हम बात करते हैं तो वहां पर अंततः जब आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो गई तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया गया, ठीक है। और उसके पीछे बहुत सारे रीजन, जैसे हम बात करते हैं वहाँ पर श्रेष्ठ भारत भवन का भी निर्माण किया गया। यू नो श्रेष्ठ भारत भवन, व्हाई इट वाज स्टेब्लिश। तो श्रेष्ठ भारत भवन का स्थापना किया गया था, आखिर क्यों किया गया? तो माय डियर गाइस, फर्स्ट वी हैव टू नो श्रेष्ठ भारत भवन, it is a 3-star hotels. It also provides 3-star hotel facility with food services, guest we can say amenities and conference facilities। और वहाँ पर जो है 3 सितारा कर सकते हैं, एक होटल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले, फूड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, गेस्ट एमिनिटीज प्रोवाइड करने वाले तथा कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने वाले एक श्रेष्ठ भारत भवन का भी निर्माण किया गया, जिससे कि देयर वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, देयर वाज मेन पर्पस टू अट्रैक्ट द फॉरेनर्स, टू अट्रैक्ट द वी कैन टूरिस्ट फ्रॉम global world, okay, by which they can also stay there, they can also invest, they can also go through the study, they can go through the research and different types of studying material which can be grasped there। तो इसके पीछे रीजन थे कि वो वहाँ पर रिसर्च करें, वो उसके अध्ययन करें
ठीक है। और खास तौर पे वहाँ पर एक जो लिवलीहुड है, ठीक है, या वी कैन से जो अर्निंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, बेरोजगारी दूर करना इत्यादि सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए फाइनली द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन को भी देता है। माय डियर गाइस, इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसके साथ बहुत सारे पिलर्स भी एसोसिएटेड हैं। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इफ आर टॉकिंग अबाउट द लिवलीहुड जनरेशन, ठीक है। तो इस तरह के जो वहाँ पर जो विदेशी आ रहे हैं या आप कह सकते हैं जो टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं, तो वहाँ के जो आसपास जो सराउंडिंग्स पीपल्स हैं, ठीक है, तो दे कैन ऑल्सो गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग कंसर्निंग टू दे कैन ऑल्सो ग्रास्प ऑन द बेस ऑफ कैरिंग देयर लिवलीहुड फैसिलिटी एंड दे आर ऑल्सो जनरेटिंग फॉर देयर जनरेशन कंसर्निंग टू द लिवलीहुड, ठीक है। तो वो अपने लिवलीहुड चलाने के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो डेवलपिंग देयर, ठीक है। तो एक सामाजिक मायने से ज़्यादा समाज को चलाने के लिए, पीपल को चलने के लिए, कैरी आउट उनकी लाइफ लिविंगहुड को करने के लिए वी हैव टू नीड मनी, ओके। तो जब वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, जब विदेशी आएंगे, तो मायने से बाद वहाँ पर करेंसी भी आएगी, चाहे वो हमारा इंडिजिनस हो चाहे हमारा फॉरेन करेंसी हो, ठीक है। तो उससे लोगों भी अब छोटे मोटे वहाँ पर कह सकते हैं कि रोजगार चला सकते हैं, बिजनेस चला, जिससे वो अपने सोशल स्टेटस को भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड ट्राइबल डेवलपमेंट भी वहाँ पर उससे हो जाएगी। और साथ ही इससे सबसे बड़ी जो चीज़ होगा वह एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन फोकसिंग देयर टू इस्टेब्लिश रिसर्च सेंटर एंड फाइनली देयर एंड रिसर्च सेंटर हैज बीन आल्सो इनॉग्रेटेड अंडर दिस स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर एक रिसर्च सेंटर भी स्टेब्लिश की गई है बाय विच पीपल कैन आल्सो गो एंड द रिसर्चर्स कैन आल्सो गेदर्ड देयर टू गो थ्रू द स्टडी कंसर्निंग टू व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव and which types of historical performa which can be took place there, okay. Those are also delivered, those are also we can say studied by the tourist on the this performa of the Statue of Unity, okay my dear guys। और इससे एक बहुत बड़ी फायदा क्या होगी कि एक इन्वायरमेंटल जो हमारी सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन जो होती है ये भी हमारा वहाँ पर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इतने के बारे में थोड़ा सा हम अब इंटरनली इसके बारे में हम डिस्कस कर देता हूँ कि माय डियर गाइस आखिर ये लोकेटेड कहाँ है, ये इसका लोकेशन कहाँ है। तो माय डियर गाइस इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। सबसे पहले याद रखें कि ये गुजरात स्टेट में फेसिंग द नर्मदा डैम 3.2 किलोमीटर, जो नर्मदा डैम से 3.2 किलोमीटर दूर है, अवे है ऑन द रिवर आइलैंड कॉल्ड साधु बेट। जो साधु बेट एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और उस जगह जो है साधु बेट जो एक द्वीप है, उस जगह को नियर बाई कह सकते हैं राजपीपला, ठीक है। एक क्षेत्र है जिसका नाम है राजपीपला जो गुजरात में पाया जाता है। तो ये नर्मदा नदी से 3.2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जो एक आइलैंड पे पाया जाता है, आइसलैंड द्वीप पर पाया जाता है, जिसको हम साधु बेट कहते हैं। और वह क्षेत्र राजपीपला गुजरात में कहा जाता है, वहीं पर हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टेब्लिश्ड है, ठीक है। माय डियर गाइस, नर्मदा नदी वी मस्ट नो नर्मदा नदी आल्सो फ्लो इट्स वाटर टू 3 स्टेट्स। तो नर्मदा नदी के जो पानी है हमारे 3 राज्यों को परिपूर्ण करती है, चाहे भिन्न जो उनकी नीड होती है उसको एक फुलफिल करती है, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो वो इस तरह से 3 राज्यों को भी पानी अपने प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे इसकी हाइट के बारे में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट क्या है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कहा जाता है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू के रूप में जाना जाता है बिकॉज इट्स हाइट इज 182 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वह 182 मीटर है, जो आपको 597 फीट हो जाता है। यदि इसको आप फीट में ले जाइएगा तो 182 मीटर जो होता है वह 597 फीट हो जाता है, ठीक है। और यह हमारा भारत का प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कंट्रीब्यूशन में कह सकते हैं, उनकी मेमोरी में कह सकते, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है वह विश्व के सबसे ऊंची स्तंभ या विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोजीशन जो आता है विश्व में, उसके बाद आता है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो हमारा चाइना में है। स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो चाइना में, इसका हाइट जो है 153 मीटर है, जिसका जो वर्ल्ड में 2nd पोजीशन के साथ आता है। थर्ड हमारा है यूसिको ओयाबुटिस्को जो 120 मीटर है, आपको जापान में है, ठीक है। और चौथा जो पोजीशन होता है वह होता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो 93 मीटर है, जो न्यूयॉर्क अमेरिका यूएसए में है, ठीक है। और 5वां जो होता है वो होमलैंड मदर है जो हमारा रसिया में, जिसकी ऊंचाई 85 मीटर है। तथा 6 जो है वह क्रिस्ट द
रेडिमियर है जो 39.6 मीटर है, और ये हमारा ब्राज़ील में है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो विश्व के 6 जो स्टेचू हैं जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल इतिहास को अपने आप में एक समेटे हुए हैं, उसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया। अब इसकी स्टार्टिंग करने की जो प्रोसेस थी माय डियर गाइस, तो थोड़ा इसकी प्रोसेस के बारे में आप जान जाइएगा। तो इट वॉज बिल्ट बाय लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो का जो हेड क्वार्टर है वह महाराष्ट्र बॉम्बे में है। ठीक है, यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, वर्क ऑन द स्टेचू स्टार्टेड इन दिसंबर 2013, और ये दिसंबर 2013 के अंत से लार्सन एंड टर्बो ने इस स्टेचू ऑफ यूनिटी को बनाने में उन्होंने कार्य करना चालू कर दिया एंड वॉज टू कॉम्प्लीटेड इन 42 मंथ, और अंततः 42 महीना में स्टेचू ऑफ यूनिटी को लार्सन एंड टर्बो ने बना करके सही कर दिया। ठीक है, बना। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने लायक है कि एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि हु मेड द स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो इसकी पूरी कार्य जो करने वाला था वो लार्सन एंड टर्बो था, लेकिन इसका जो रूप स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो रूप था, ये फॉर्म करने वाले एक डिजाइनर जो थे वह राम भी सुतार थे। ध्यान दीजिएगा, राम भी सुतार, ही वॉज द इंस्क्रिप्टर हु फॉर्म द स्टेचू ऑफ यूनिटी एंड ही वॉज ऑल्सो अ डिजाइनर। ठीक है, तो राम भी सुतार एक डिजाइनर थे जिन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन तैयार किया। इज इट ओके? कम टू द पॉइंट, टर्बो, लार्सन एंड टर्बो के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो लार्सन एंड टर्बो के बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। तो दिस वाज एक्सटेंडेड बाय अनदर 4 months बिकॉज द क्रिटिकल डिजाइन फेज टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो जो भी एक्सपेक्ट किया गया था उस एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं ज़्यादा इसमें 4 महीना का समय लगे। 4 महीना का समय लगने के पीछे जो रीजन्स थे वह रीजन्स थे कि बहुत सारी क्रिटिकल स्थिति हो गई। जैसे जो भी सरकार ने उनको मसौदा दिया था उसमें कहीं ना कहीं उसमें जोड़ घटाव प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ गई थी। इज इट ओके माय डियर गाइस? इसके हम कॉस्ट के बारे में कब चर्चा कर लेते हैं। और वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, तो कॉस्ट का आज हम कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, किस क्षेत्र में कितनी कॉस्ट हमारा हुआ। ठीक है, तो वेन एवर यू आर टॉकिंग इन द इनिशियल यानी बिगिनिंग पीरियड, ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3001 करोड़, जो हमारा अमेरिकन डॉलर में 420 मिलियन हो जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशियली जो इसको एस्टिमेट प्रोजेक्ट के लिए किया गया था वह 3001 करोड़, जो अमेरिकन डॉलर में 420 मिलियन हो जाता है। बट वेन एवर इट वॉज हैंड ओवर टू द टर्बो लार्सन एंड टर्बो कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो लेटर व्हाट हैपेंड, लार्सन एंड टर्बो वन द कॉन्ट्रैक्ट इन द अक्टूबर 2014, और अंततः उन्होंने इस पे बहुत सारे कंपनियां इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन को लेने के लिए अंततः क्या हुआ कि लार्सन एंड टर्बो ने इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया, उसने इसे प्राप्त कर लिया। ठीक है, और वो अक्टूबर 2014 में फाइनली प्राप्त कर लिया एंड फॉर इट्स लोवेस्ट बिड, और उन्होंने इसको कंप्लीट करने में 2989 यानी 2989 करोड़, जो लगभग आपको यूरो अमेरिकन डॉलर में ये भी 420 मिलियन के ही करीब चल जाता है। और उन्होंने इसके डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि भैया 2,989 यानी 89 हो गया ना, सॉरी, तो 2989 करोड़ आपको जो लगभग 420 मिलियन जो अमेरिकन डॉलर होगा इसमें आपको खर्च होंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या हुआ कि जो आपको कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन तो अनेक सरकार ने ही किया, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनेक क्षेत्रों में अलग अलग हुई। ठीक है, तो जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो 1347 ट्राई टू अंडरस्टैंड 1347 जो करोड़ रुपया था, इट स्पेंट ओके एंड कॉस्ट ऑन मेन स्टेचू। तो मेन जो स्टेचू थी, ठीक है, मेन स्टेचू को बनाने के लिए 1347 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसके बाद आपको जो एक्सिबिशन शो बनाया गया था, एक्सिबिशन हॉल आप कहेंगे, या कन्वेंशन जो सेंटर बनाया गया था, ठीक है, तो एक्सिबिशन हॉल और कन्वेंशन सेंटर को बनाने में लगभग 235 करोड़ रुपया का खर्च हुआ। 235 करोड़, 235 करोड़, ओके। और वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द, वहाँ पर नदी भी थी, ठीक है, नर्मदा नदी कनेक्शन की बात चल रही थी,
तो नर्मदा नदी ब्रिज कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट द मेमोरी टू द मेन लैंड। ठीक है, तो नदी को मेन लैंड के साथ जोड़ने में 83 करोड़ लग गए। ठीक है, एंड फाइनली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर 15 ईयर्स आफ्टर इट्स कंप्लीशन, यानी इस अभी यदि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को तैयार किया तो अगले 15 साल तक इसकी जो कॉस्ट होगा, उसकी मेंटेनेंस में जो खर्च होंगे, यह कंपनी ने 657 करोड़ उन्होंने बताया। यानी ओवरऑल यदि देखते हैं तो स्टार्टिंग जो इनिशियल था यह 3001 करोड़ था, लेकिन फाइनली यदि हम बात करते हैं तो 1347 करोड़, 235 करोड़, 657 करोड़ और 83 करोड़, ये पांचों को जो जोड़ते हैं, सॉरी चारों को जब जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 2989, 2989 करोड़ रुपया हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे खर्च हुआ लगभग ये भी 420 अमेरिकन यूएस मिलियन में चला जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे उन्होंने स्टार्टिंग से, इन्होंने शुरू से अभी तक पूरा डेटा दिया। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या इससे क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके एमसीक्यू टाइप को बता देते हैं। तो सारी हिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो माय डियर गाइस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स कंसर्निंग टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें याद रखना होगा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का टोटल हाइट तो 182 मीटर्स हो जाएंगे। ओके, एंड वो वर्ल्ड के हाईएस्ट टॉलेस्ट स्टेच्यू है, और सेकंड हमारा बुद्धा चाइना वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा कि इसमें 550 पैनल्स ऑफ ब्रोंजन प्लेट्स लगाए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 550 जो है पैनल्स ऑफ ब्रोंजन प्लेट्स इसमें लगाए गए हैं, विच वर मेड इन चाइना, और उसका जो निर्माण किया गया था वह चाइना में किया गया था, और फाइनली इसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया। इज इट ओके? वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रोंज, ओके, तो ब्रोंज क्लेडिंग जो था इस स्टेच्यू पर भी लगाए गए हैं। इज इट ओके? एंड समटाइम्स अदर क्वेश्चन कैन बी रेज बिफोर यू ऑन द बेस ऑफ टोटल एबव सी लेवल। तो ये हमारा जो है सी लेवल की बात करते हैं तो 237.35 मीटर्स एबव सी लेवल, यानी समुद्र की जो सतह है उससे 237.35 मीटर ये हमारा ऊंचाई पर पाया जाता है। इज इट ओके? एंड इट आल्सो कैन बी सीन फ्रॉम 7 किलोमीटर रेडियस फार फ्रॉम, लगभग 7 किलोमीटर दूर से ही हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी रेडियस से नजर आने लगती है। इज इट ओके? और इसको बनाने में माय डियर गाइस 3400 लेबरर्स लगे तथा 250 इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व थे। 3400 लेबर तथा 250 कर सकते हैं इसमें इंजीनियर लगे, और फाइनल इसका जो डिजाइन करने वाले थे वो राम भी सुतार साहब थे। इज इट ओके? एंड फाइनली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेडलाइन ऑफ दिस, ओके, तो इसका डेडलाइन हुआ, इसकी जो इनाग्रेशन हुई वो अक्टूबर 31 को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का 143rd यानी 143वां बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसका इनॉग्रेशन हुआ 31 अक्टूबर को। इज इट ओके माय डियर गाइस? एंड देयर इज आल्सो फैक्ट्स अबाउट दैट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू विल बी एबल टू विथस्टैंड wind velocity, ओके, अप टू 60 मीटर प्रति सेकेंड, यानी यदि हवा की यदि झोंका आती जिसको हम तूफान भी कह सकते, ठीक है, तो 60 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड वाले को भी ये जो है अपने में टोलरेट कर सकता है, बियर कर सकता है। एंड वाइब्रेशन इन अर्थक्वेक एट सरदार सरोवर डैम, ठीक है, और साथ ही साथ अर्थक्वेक को भी ये अपने आप में बियर करने में ताकत रखता है। द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विल हैव अ व्यूइंग गैलरी, ओके, तो ये इसके अपना एक व्यूइंग गैलरी भी है जिसको हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी कर लिया, जो 153 मीटर है, ठीक है, विच कैन एकोमोडेट अप टू, जिसमें लगभग आपको 200 विजिटर्स, ठीक है, एक बार उसमें एंट्री ले सकते हैं। एंड विल ऑफर एन एक्सपेंसिव व्यू ऑफ डैम एंड इन्वायरमेंट, जहां पर वहां वो इस सारी चीज़ों को लुत्फ भी उठा सकते हैं। माय डियर गाइस, तो आपको आई थिंक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे I have completely discussed before you. You have to go through several questions. All of the questions can be asked before you can go. हाँ, something can be remembered by you. आपको ये याद होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के यादगार में भारत में उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपको अहमदाबाद गुजरात में, और ये इनको सरदार की जो उपाधि मिली थी वो आपको पता ही होगा
कि जो किसान आंदोलन, खेरा का जो किसान आंदोलन हुई थी, वहाँ की महिलाओं ने इनको सबसे पहले सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। और माय डियर गाइस, ये पहले ऐसे इंसान थे जो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, महात्मा गांधी की विचारधाराओं से ओतप्रोत थे। इज इट ओके। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कर मत दो का भी नारा दिया था। ठीक है। यानी ब्रिटिश जिस तरह से कह सकते हैं यहाँ के किसानों को जिस तरह से शोषण कर रहे थे, ओके, and he has also quoted, he has also announced to the people of our country that you don't give tax to the Britishers, यानी टैक्स मत दो। ये जो आपको कंसेप्ट या कोटेशन जो था, दिस कोटेशन वाज कम्प्लीटली कोटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो इसके साथ ही दिस लेक्चर इज गोइंग टू कंक्लूड। ओके। और अगले लेक्चर लेकर के मैं इंडियन इकोनॉमी से लेके आता हूँ। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।